नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं बैरोनेस ऑक्सी की लिखी कहानी अ वुमन इन द बिग हैट का हिंदी अनुवाद बड़े हैट वाली औरत। स्कॉटलैंड यार्ड की दक्ष महिला जासूस लेडी मॉली को हमेशा मलाल रहेगा कि उस शाम को कॉफ़ी पीने हम लायंस कॉफ़ी शॉप की बजाय रीजेंट स्ट्रीट में स्थित मैटिस शॉप में क्यों नहीं गए। उनका कहना था कि अगर हम लायंस के सामने ही स्थित मैटिस में उस शाम होते तो शायद श्रीमान कॉलिटन इस समय जिंदा होते। मॉली का कहना है, और मैं उनकी इस बात की तायीद भी करती हूँ कि उनकी बात में दम है, कि वह हत्यारे की भावनाएं ताड़ लेती हैं और क्विल्टन मामले में भी वह हत्यारे की भावनाओं को ताड़ लेती और उन्हें बचा लेती। उस शाम हम, यानी मैं, मेरी और लेडी मॉली ऑफिस से जरा जल्दी निकल पड़े थे। घर लौटने से पहले हम चाय पीने के लिए लायंस में घुस गए थे। समय शाम के लगभग 6 बजे थे। हम लायंस के सड़क से सटे बरामदे में बैठे बेहद व्यस्त सड़क के नज़ारे लेते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी सामने मैटिस पर हमारी नजर पड़ी। वहां कुछ असामान्य सा घटा था। वहां की हलचल से हमें ये अंदाजा हुआ था, इसलिए कि 2 व्यक्ति बड़ी तेजी से मैटिस के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। फिर वे उतनी ही तेजी से 2 पुलिस वालों के साथ कॉफी शॉप के अंदर घुस गए। चंद मिनटों में ही मैटिस के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अब हम भी यहाँ बैठे नहीं रह सकते थे। हमने फौरन चाय का बिल अदा किया और मॉली ने बिना ये देखे कि मैं उनके पीछे आ भी रही हूं या नहीं, मैटिस की ओर दौड़ लगा दी। मैं भी उनके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वह मुझसे तेज निकली और चंद क्षणों में ही भीड़ में गायब हो गई थीं। मैं भी मैटिस के सामने जमा भीड़ में शामिल हो गई। गेट पर खड़ा पुलिस वाला किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उसे स्कॉटलैंड यार्ड का अपना कार्ड दिखाकर मैं भी अंदर पहुंच गई। लोगों को पता नहीं था कि मॉली और मैं कौन थे, इसलिए हमें अंदर जाने की इजाजत दिए जाने पर वे कुछ नाराज भी हुए। इससे पहले भी मैं और मॉली यहाँ कई बार आ चुके थे, पर उन दिनों की तुलना में आज यहाँ का माहौल एकदम अजीब सा था। शाम के इस वक्त तो मैटिस चाय कॉफी पीने वालों से भरा रहता था, लेकिन उस दिन, उस वक्त चहल पहल की बजाय पूरे हॉल में स्तब्धता थी। लग रहा था कि कोई अनहोनी घट गई है। एक कोने में हॉल में मौजूद वेट्रेस सफेद एप्रन लपेटे और अपनी चमकती टोपियां पहने सिर झुकाए खड़ी थीं। वे लगभग फुसफुसाने के अंदाज में बात कर रही थीं, जिससे पूरे हॉल में एक अजीब सी भिनभिनाहट सी फैली हुई थी। पुलिस के 2 सिपाही पेंसिल और नोटबुक लिए उनके बयान नोट कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि इन वेट्रेस का बयान इस मामले में मदद करने की बजाय उलझन ही बढ़ाएगा। लेकिन मामला था क्या? तभी हमारी निगाह वहां फैमिली केबिन के एक कोने में लगी टेबल पर पड़ी। वहां एक सज्जन, जिनका नाम हमें बाद में पता चला, का शव पड़ा हुआ था। उनका नाम मार्क क्विल्टन था। क्विल्टन का सिर टेबल पर टिका हुआ। उनके सामने चॉकलेट वाली कॉफी का मग पड़ा हुआ था। उसके पास ही प्लेट में कुछ बचे हुए आलू के कतरे और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ थे। पहली नजर में यही लग रहा था कि कोई टेबल पर सिर टिकाकर सो रहा है। अब सब चीफ इंस्पेक्टर सैंडर्स का इंतजार कर रहे थे। उन्हें
इस घटना की सूचना दे दी गई थी। मैं और मौली जब तक पूरे वातावरण का जायजा लेकर किसी से कुछ पूछते, तब तक विभाग की जीप मैटिस के गेट पर थी। इंस्पेक्टर सैंडर्स आ चुके थे। उनके साथ विभाग के डॉक्टर टाउनसन भी थे। सबसे पहले डॉक्टर टाउनसन ने ही अपना काम शुरू किया। हमें देखते ही इंस्पेक्टर सैंडर्स हमारी ओर लपके। उन्होंने मौली से कहा, शुक्र है तुम यहीं हो। चीफ ने दफ्तर से तुमसे संपर्क करने का प्रयास किया था, तुम कहाँ थीं? हमने जवाब दिया, हम तो सामने चाय पी रहे थे। ये इत्तेफाक ही था कि हम वहां मौजूद थे और यहां आ गए। मौली ने अब पूछा, यहां क्या हुआ है? इंस्पेक्टर सैंडर्स ने कहा, यहां एक हत्या हो गई है और यहां मरा पड़ा व्यक्ति आखिरी बार एक औरत के साथ यहां आया था। इसीलिए चीफ ने तुमको तलाश किया था कि इस मामले में एक औरत है। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, विभाग के पास बस इतनी सूचना है कि यहां हत्या हो गई है और आखिरी बार ये आदमी किसी औरत के साथ देखा गया था और सामने खड़ी ब्लॉन्ड मुख्य वेट्रेस ने ही इस टेबल पर सर्व किया था। वही इस घटना की मुख्य गवाह है। अब तक डॉक्टर टाउनसन शव की जांच कर चुके थे। घुटनों के बल शव के पास झुके डॉक्टर टाउनसन उठे और इनसे बोले, मामला एकदम स्पष्ट है। ये व्यक्ति मॉर्फिन की तगड़ी मात्रा खाने से मरा है। निस्संदेह उसे ये जहर इसी चॉकलेट वाली कॉफी में डालकर दिया गया है। डॉक्टर के इशारे पर मैंने, मौली और सैंडर्स ने कप में देखा। वहां लगभग खाली हो चुके कप के तले में काली सी किसी चीज की तह जमी हुई थी। निस्संदेह ये मॉर्फिन ही थी। सैंडर्स ने मुख्य वेट्रेस की ओर मुड़ते हुए पूछा, ये घटना कितने बजे की है? उसने जवाब दिया, मैं कह नहीं सकती। वह काफी नर्वस थी, लेकिन उसने कहना जारी रखा, ये सज्जन करीब 3:45 यहाँ एक महिला के साथ आए थे। समय इसलिए याद है कि उस समय ये हॉल कुछ खाली सा रहता है। चाय और स्नैक्स लेने वालों की भीड़ 4 बजे से टूटती है। वे सीधे इसी कैबिन में चले आए थे। उनके आने के चंद ही मिनटों में ये जगह भरने लगी थी और बैंड वालों ने भी अपना वादन शुरू कर दिया था। और अब वह औरत कहाँ है जो इनके साथ आई थी? सैंडर्स ने पूछा। वेट्रेस ने जवाब दिया, वह तो तुरंत ही चली गई थी। उसने अपने लिए 1 कप चाय और इनके लिए बड़े मग वाली चॉकलेट वाली कॉफी और कुछ फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे। उनका ऑर्डर सर्व करने के 5 मिनट बाद मैं उनकी टेबल पर कुछ और तो नहीं चाहिए पूछने गई थी। तब मैंने सुना था वह औरत इनसे कह रही थी कि अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो जे स्टोर बंद हो जाएगा। लेकिन मैं देर नहीं लगाऊंगी, बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। तुम मेरा इंतजार करना। तो क्या वह वापस आई? नहीं, जवाब मिला। सैंडर्स ने पूछा, जब वह औरत उनसे विदा ले रही थी तब इन सज्जन की कैसी हालत थी? वेट्रेस ने जवाब दिया, वह एकदम ठीक ठाक ही लग रहे थे। उन्होंने तब अपनी कॉफी पीनी शुरू की थी। उनके साथ आई महिला ने अपने दस्ताने टेबल से उठाए थे और आराम से इस कॉफी शॉप से बाहर निकल गई थी। मौली ने पूछा, तुमने पहली बार कब महसूस किया कि इन सज्जन के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है? कुछ हिचकिचाते हुए वेट्रेस ने बताया, और लोगों को भी सर्व करने के दौरान मैं इधर से 1-2 बार गुजरी थी। मैंने उन्हें टेबल पर सिर टिकाए हुए देखा। मुझे लगा कि इन्हें झपकी लग गई है। मैंने रेस्तरां के मैनेजर से ये बात बता दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद उठा देना। उसके बाद हम व्यस्त हो गए और मैंने इन सज्जन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 6 बजे के करीब जब चाय के सभी ग्राहक जा चुके थे और हम डिनर के लिए टेबल सजा रहे थे, तब भी मैंने इन्हें इसी तरह देखा। तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और मैं मैनेजर्स को बुला लाई। उन्होंने आपको बुला लिया और उसके बाद का दृश्य आपके सामने है। और इनके साथ जो औरत थी वह कैसी थी? क्या तुम उसे फिर से देखो तो पहचान लोगी? सैंडर्स ने पूछा। वेट्रेस ने जवाब दिया, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि यहाँ हर समय ही ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती है
कि हमें हर एक के चेहरे पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ऊपर से उस औरत ने अपने सिर पर इतने बड़े फेरे का हैट लगा रखा था कि चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ उसकी ठुड्डी ही देख सकी थी और सिर्फ ठुड्डी दोबारा देखकर मैं उसे पहचान नहीं सकती। मौली ने पूछा, लेकिन क्या तुम दोबारा उस हैट को पहचान सकती हो? हाँ, वेट्रेस ने कहा। ये असामान्य रूप से बड़ा हैट था, काले वेलवेट का बना हुआ। सामान्यतः इस तरह के हैट कलाकार वगैरह पहनते हैं या फिर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग। इसी बीच एक कांस्टेबल ने मृतक की जेबों की तलाशी ले ली थी। अन्य सामान्य चीजों के अलावा मार्क क्वेल्डन के नाम से आए कई पत्र भी थे। ये पत्र 2 पतों पर आए थे, एक तो लॉम्बार्ड स्ट्रीट के पते का और दूसरा पता फिट्जन एवेन्यू हैम्पस्टेड का था। मृतक व्यक्ति की अंगूठी और हैट पर एमसी लिखा हुआ था। अब ये तो स्पष्ट हो गया था कि ये अभागा मृतक व्यक्ति मार्क क्वेल्डन था। वह कहाँ रहता था, ये भी इन दोनों पतों के बाद पता करना मुश्किल काम नहीं था। मौली सोच रही थी, जिंदगी भी कैसी चीज है। घर में पता नहीं कौन कौन इस व्यक्ति का इंतजार कर रहा होगा। शायद माँ, बीवी, बच्चे, पता नहीं कौन कौन। किसी महिला द्वारा बदले की भावना से की गई इस हत्या के बारे में सुनकर पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मृतक के घर सुनाने का जिम्मा मौली को ही सौंपा गया। मैं और मौली फिट्जन एवेन्यू स्थित लॉरवेरी हाउस पर पहुंचे। दरवाजे पर हमने पूछा, क्या श्रीमती क्वेल्डन है? नौकर ने हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और मालकिन को सूचना दी। एक सामान्य कद लेकिन सुंदर चेहरे की एक नौजवान महिला थोड़ी देर में वहां हाजिर हो गई। उन्होंने हमारे आने पर आश्चर्य जाहिर किया और अपना नाम आयरीन क्वेल्डन बताया। हमें पता चला कि वह एक आयरिश महिला हैं और अर्थविल अर्ल की बेटी हैं। उन्होंने मार्क क्वेल्डन से परिवार के विरोध के बावजूद शादी की थी। अर्ल के परिवार ने इस शादी का विरोध इसलिए किया था कि वैसे तो क्वेल्डन के पास अच्छा बिजनेस था, लेकिन वह अर्ल की तरह शाही परिवार के नहीं थे। मौली ने उस नौजवान विधवा को ये दुखद खबर सुनाई, जिसे सुनकर श्रीमती क्वेल्डन दुख की मूरत के रूप में बदल गईं। लेकिन उन्होंने अपने स्वर्गीय पति के बारे में ज्यादा कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उनके यहाँ नौकर भी नए थे, इसलिए वे भी अपने मालिक के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सके। हाँ, बातचीत में ये जरूर पता चला कि क्वेल्डन की एक बुजुर्ग आंटी श्रीमती स्टाइनबर्ग हैं, जो आजकल काफी बीमार हैं। इस बीच शायद किसी बेवकूफ नौकर ने उन्हें ये सूचना दे दी थी कि उनके भतीजे क्वेल्डन की हत्या हो गई है। अपनी बीमारी की हालत में भी श्रीमती स्टाइनबर्ग हांफती कांपती उस नीचे के कमरे में आ गईं, जहां सभी लोग थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मार्क मेरा एकमात्र ऐसा भतीजा था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए मैंने अपनी विशाल संपत्ति का उसे ही वारिस बनाया था। मैं अपने दूसरे भतीजे भतीजियों को इसलिए कम पसंद करती हूँ कि वे सब के सब आधुनिकता के मारे हुए हैं। मैं पुराने ख्यालों की हूँ, इसलिए नए तौर तरीकों को चोंचलेबाजी समझती हूँ। श्रीमती क्वेल्डन और उनके घर की बातचीत से मौली के हाथ कुछ नहीं लगा। क्वेल्डन साहब का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस विभाग अपनी ओर से इस हत्या के रहस्यों से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़े हैट वाली औरत का रहस्य उलझता ही जा रहा था। किसी के हाथ उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। मौली का कहना सही था कि अपराध होने और अपराधी को पकड़ने में देरी होने से अपराधी के बच निकलने के ज्यादा आसार हो जाते हैं। अदालत में भी फिर उनको सजा दिलवाना मुश्किल हो जाता है।
मैटिस के एक एक कर्मचारी से गहराई से और विस्तृत बातचीत भी की गई, लेकिन कोई भी उस दोपहर कौन सी औरत माँ क्वेल्डन के साथ वहां आई थी नहीं बता सका। अंततः इस घटना पर क्वेल्डन की हत्या के 3 हफ्ते बाद थोड़ा सा प्रकाश क्वेल्डन परिवार की एक नौजवान नौकरानी कैथरीन हैरिस ने डाला। जब क्वेल्डन दंपत्ति अपने हनीमून से लौटे थे, तब कैथरीन क्वेल्डन के लॉर्वरी हाउस में नौकरानी थी। इस बीच मैं ये भी बता दूं कि श्रीमती स्टाइनबर्ग भी अपने भतीजे की हत्या के आघात को सह नहीं सकीं और उनकी हत्या के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अपनी मौत से पहले वह अपने बैंकर के पास 250 पाउंड जमा करवा गई थीं। ये रकम उस व्यक्ति को दी जानी थी जो इस हत्याकांड के बारे में कुछ जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराता। इसी रकम के लालच में कैथरीन पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जबकि एक अच्छे शहरी के नाते ये उसका कर्तव्य था कि वह इस मामले में जो भी जानती थी उसे पुलिस को बता दे। पुलिस कार्यालय में चीफ के कमरे में कैथरीन मौजूद थी। हालांकि उसका पूरा बयान काफी उलझा हुआ था, फिर भी उसने बताया कि जब उसके मालिक और मालकिन हनीमून से लौट आए थे तो उसके 1 हफ्ते बाद एक महिला मालिक से मिलने आई थी। वह विदेशी मूल की थीं और उस समय श्रीमती क्वेल्डन घर पर नहीं थीं। कैथरीन ने बताया कि वह एक अत्यंत खूबसूरत और लंबी विदेशी महिला थीं। चीफ ने पूछा, क्या वह महिला बड़ा सा हैट पहने हुए थी? कैथरीन ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं है कि वह खास तौर से बहुत बड़ा था, लेकिन जो भी था वह उन पर बहुत फब रहा था। मॉली ने पूछा, क्या तुम उस महिला को पहचान सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, कैथरीन का जवाब था। वह बेहद लंबी और खूबसूरत थी, इसलिए उसको दोबारा देखने पर पहचानना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके अलावा उसके पास और कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन उसने ये जरूर बताया कि वह महिला करीब 1 घंटे तक मार्क क्वेल्डन के साथ थी। उसने ये भी बताया कि जब क्वेल्डन और वह महिला बातें कर रहे थे, तभी श्रीमती क्वेल्डन भी वहां आ गईं। वह सीधे उस कमरे में पहुंच गईं जहां वो दोनों बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस कमरे से घंटी बजी। मैं वहां गई तो मैंने वहां मेहमान औरत को अकेले पाया। वह वहां कुछ नाराज सी खड़ी थी। नौकरों को बुलाने वाली घंटी उन्होंने इसलिए बजाई थी कि कोई नौकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सके। मैं उन्हें बाहर छोड़ आई थी। बाद में क्वेल्डन साहब ने मुझे इस बात के लिए डांटा था कि मैं उन्हें बिना बताए मेहमान को उनके निजी कक्ष में क्यों ले गई थी। इसके बाद श्रीमती क्वेल्डन ने भी मुझे इस बात के लिए डांटा कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया था कि मालिक किसी मेहमान से बात कर रहे हैं और इस सूचना के अभाव में उनसे उस कमरे में जाने की अशिष्टता हो गई थी जिस कमरे में वे दोनों बात कर रहे थे। इसी कारण से मुझे अगले हफ्ते ही नौकरी से निकाल भी दिया गया। और इसके बाद तुमने फिर कभी उस विदेशी महिला को नहीं देखा? मॉली ने पूछा। कैथरीन ने कहा, नहीं, लेकिन फिर मिलने पर मैं उसे पहचान जरूर लूंगी। वह फ्रांसीसी सी लग रही थी। वैसे कैथरीन की ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि 250 पाउंड उसे मिलेगा या नहीं। जब मॉली ने उसे इस बात के लिए आश्वस्त किया, तभी वह वहां से टली। लेकिन उसके इस बयान के बाद भी हमारा पुलिस विभाग उतने ही अंधेरे में रहा जितना पहले था। लेकिन कैथरीन के बयान के मुताबिक उस विदेशी औरत का एक अनुमानित हुलिया बनाकर सभी अखबारों में छपवा दिया गया। अखबारों में इस फोटो के छपवाने का असर 2 दिन में ही पता चल गया, जब चीफ के इसी कमरे में, जिस कमरे में कैथरीन ने अपना बयान दिया था, अचानक एक लंबी खूबसूरत विदेशी महिला ने प्रवेश किया। मैडम मॉली भी उस वक्त चीफ के कमरे में थीं। दोनों किसी मामले पर बातें कर रहे थे। तभी पहले एक महिला का कार्ड टेबल पर आया। पीछे पीछे बिना किसी इजाजत का इंतजार किए एक खूबसूरत विदेशी महिला ने प्रवेश किया। मॉली ने कहा, और मेरा भी यही विचार था
कि उससे ज्यादा खूबसूरत औरत हमने कम ही देखी थी। वह सांचे में ढली लंबी सी औरत थी। पहली नजर में मुझे लगा कि ऑस्ट्रिया की वह राजकुमारी सीधे फ्रेम से निकलकर बाहर आ गई है, जिसकी तस्वीर मैंने गत दिनों एक म्यूजियम में देखी थी। उसने एक शानदार लिबास पहन रखा था और उसके सिर पर बड़ा सा हैट खूब फब रहा था। चीफ ने अपनी कुर्सी से उठकर उसका स्वागत किया। मॉली भी उसे प्रशंसात्मक नजरों से देख रही थी। मैंने सोचा, अगर इस औरत ने खून किया है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। चीफ द्वारा पेश की गई कुर्सी पर आराम से बैठते हुए उसने कहा, आप जानते ही हैं मैं कौन हूँ। मेरा नाम मेरे कार्ड पर छपा ही हुआ है। मेरे हुलिये से मुझे लगता है कि मैं वही महिला हूँ जिस पर मार्क क्वेल्डन की हत्या का आरोप लगाया गया है। आपकी क्या राय है? उसने ये शब्द बड़ी नफासत से और शांति से कहे। उसकी इस शांतिपूर्ण भाव भंगिमा से कम मैं तो भौचक ही रह गई थी। हालांकि चीफ और मॉली उसकी बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। चीफ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, श्रीमान जी, कुछ न कहिए। मेरी मकान मालकिन, मेरे नौकर, मेरे दोस्तों सभी ने अखबारों में छपे हुलिये को देखा है। वे मुझ पर शक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से स्थानीय पुलिस मुझ पर नजर रखे हुए है। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी पुलिस मेरे फ्लैट पर आकर मुझे पकड़े, इससे पहले मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे मिल लूं। चीफ ने कहा, हाँ, उन्होंने आज सुबह ही उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने को कहा था। उसने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यही कहने आई हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। हालांकि क्वेल्डन ने मेरे साथ शर्मनाक हरकत की थी। मैं इसके लिए उसे बदनाम जरूर करना चाहती थी, लेकिन बदनाम करने और हत्या करने के बीच काफी अंतर होता है। अपनी वही रहस्यमयी और चिरपरिचित मुस्कान मंद मंद बिखेरते हुए मौली ने कहा, बिल्कुल, दोनों में काफी अंतर होता है, लेकिन परिस्थितियां दर्शाती हैं कि आपके पास मार्क क्वेल्डन की हत्या का उद्देश्य तो जरूर था। ये सुनकर एक क्षण तो उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन फिर उसने खुद को संयत करते हुए कहा, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि ये अनुरोध कर सकूं कि मेरी जासूसी बंद करवाइए। पुलिस मेरे पड़ोसियों, नौकरों से पूछताछ कर रही है। ये तो मेरा जुर्म साबित हुए बिना ही मुझे फांसी पर चढ़ाने जैसी बात है। इस पर चीफ ने कहा, फिर आपको अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। वही तो कराने मैं यहाँ आई हूँ, कुमारी एलिजाबेथ लॉवेंथल ने कहा। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी और मार्क क्वेल्डन की शादी होनी थी। हमने सगाई भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकात शाही खानदान की आयरीन से हुई और उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। इसका एक कारण ये भी था कि वह अपनी आंटी के धन दौलत को भी खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी आंटी ने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करने की ही शर्त पर उनके नाम अपनी धन संपत्ति करने का वादा किया था। मैं रूस की हूँ और यहाँ 2 साल पहले इंग्लिश पढ़ने आई थी। एक दिन छुट्टी के दिन एक झील में मैं भी बोटिंग के लिए गई थी। वहीं मार्क क्वेल्डन भी आए थे। हमारी वह पहली मुलाकात थी। बाद में हम मिलते रहे और क्वेल्डन ने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं। कुछ हिचक के बाद मैंने हाँ कह दिया। हमने सगाई भी कर ली थी और मैं क्वेल्डन को बहुत चाहने लगी थी। एलिजाबेथ लोवेंथल ने कहना जारी रखा, क्वेल्डन ने मुझसे कहा था कि हम अपनी सगाई को छुपाकर रखेंगे ताकि उनकी आंटी को शादी के लिए मनाया जा सके। मुझे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्वेल्डन की दिलचस्पी मुझ में कम होती गई। मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब क्वेल्डन ने आयरीन से शादी कर ली तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे इससे तकलीफ हुई।
मैं उसे बदनाम करके बदला जरूर लेना चाहती थी, लेकिन क्वेल्डन की हत्या करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हमें उसके बयान पर यकीन था, क्योंकि जिस साफ गोई से उसने अपना बयान दिया था और जिस तरह के हाव भाव उसके थे, वह उसे निर्दोष ही साबित कर रहे थे। पर कानून को भावना से कुछ भी लेना देना नहीं, उसे तो अपना काम करना ही होता है। चीफ ने उसका बयान सुनने के बाद कहा, पुलिस अब आपके बयान की तस्दीक करेगी। खास तौर से आपको ये साबित करना होगा कि आप उस वक्त कहाँ थीं जब मैथ्यूज कॉफी शॉप में क्वेल्डन की हत्या हुई थी। क्या मतलब है? एलिजाबेथ ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि आपको अपने पक्ष में कोई एलिबाई पेश करना पड़ेगा कि आप उस वक्त कहाँ थीं। चीफ ने जवाब दिया। एलिजाबेथ ने फौरन जवाब दिया, मैं उस वक्त टहलने के लिए निकली थी। शायद शॉपिंग करने गई थी? चीफ ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। चीफ ने पूछा, टहलने के दौरान आप किसी से मिली हों या आपके नौकर ये बता सकें कि आप कितने बजे लौटी थीं? एलिजाबेथ ने जवाब दिया, नहीं, न तो मैं किसी से मिली, न ही कोई मुझसे मिला। मैं प्रिमर्स पहाड़ियों पर टहलने गई। जहां तक नौकरों का सवाल है, मेरे दोनों नौकर बस इतना ही बता सकते हैं कि मैं 3 बजे के करीब घर से निकली थी और 5 बजे के बाद लौटी। उसके आखिरी शब्द सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। चीफ और मॉली कुछ लिख रहे थे। उसकी आवाज तक सुनाई पड़ रही थी। अपने बयान की पुष्टि के लिए कोई एलिबाई न जुटा पाने के कारण एलिजाबेथ लोवेंथल का चेहरा उतर गया था और डर से उसके होंठ कांपने लगे थे। इस खामोशी को भंग करते हुए मॉली ने एक पर्ची पर कुछ लिखकर चीफ की ओर बढ़ा दिया। एलिजाबेथ लोवेंथल ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन वह कुर्सी से उठी नहीं। कमरे में आते वक्त उसके चेहरे पर परेशानी के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी के लक्षण तो थे ही, वह सहमी हुई भी लग रही थी। उसको भी उस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ होगा और मुझे भी हुआ जब मैंने देखा कि चीफ बड़ी शिष्टता से अपनी कुर्सी से उठे और बोले, आपके यहाँ आने का बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें उम्मीद है आप अभी शहर छोड़कर नहीं जाएंगी। इन शब्दों ने उस पर वैसा ही असर किया जैसा आग पर पानी का असर होता है। चीफ ने बड़ी शिष्टता से उससे हाथ मिलाया, मॉली ने भी। वह चली गई, इस वायदे के साथ कि वह कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दे देगी। मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि लोवेंथल ने खून नहीं किया, लेकिन कानून को अपना काम करना ही होता है, इसलिए पुलिस को उसे गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये गिरफ्तारी सभी अखबारों की सुर्खियों में थी, हालांकि लोगों की उससे सहानुभूति भी थी। अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। मजिस्ट्रेट को भी एलिजाबेथ लोवेंथल से पूरी हमदर्दी थी और उसके खिलाफ जिन लोगों को गवाही देने की मजबूरी थी, वह उन्होंने बस एक ड्यूटी पूरी करने के अंदाज में दी। एलिजाबेथ लोवेंथल को पुलिस ने उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया। ये पुलिस ने अपने बयान में अदालत में बताया। पुलिस को उसे क्यों गिरफ्तार करना पड़ा, इसके जवाब में पुलिस ने बताया कि उसके पास अपने अपमान का बदला लेने का उद्देश्य था। दूसरे, वह अपने पक्ष में कोई भी एलिबाई पेश नहीं कर सकी थी। उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने चॉकलेट वाली कॉफी में मॉर्फिन मिलाकर मार्क क्वेल्डन को पिला दिया। उसे मॉर्फिन कहाँ से मिली? पुलिस का कहना था कि मार्क क्वेल्डन कई कंपनियों के डायरेक्टर थे। उनमें से एक कंपनी दवाई की भी थी जहां मॉर्फिन की सप्लाई होती थी। उस कंपनी के लोग चूंकि एलिजाबेथ को जानते थे, इसलिए वहां से मॉर्फिन का इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल न था। एलिजाबेथ ने सहमे हुए चेहरे के साथ अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को सुना, लेकिन अपने बचाव में वह सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहराती रही, जो वह
पहले दिन से कहती आ रही थी, मैं दोषी नहीं हूं। अब मैथिस के वेट्रेस की बारी थी गवाही देने की। उन सभी को एक बड़ा सा हैट दिखाया गया, लेकिन उन सभी का बयान एक दूसरे के बयान को काटता हुआ मामले को उलझाने वाला ही साबित हुआ, क्योंकि एक वेट्रेस ने कहा ये वही हैट है जो उस दिन कॉफी शॉप में पहनकर एक औरत आई थी। दूसरी वेट्रेस ने कहा कि ये वह हैट नहीं है। उस हैट को एलिजाबेथ लोवेंथल को पहना दिया गया। अब भी बयान अलग अलग थे। एक वेट्रेस ने कहा, लग तो वैसा ही रहा है, फिर भी मैं निश्चित नहीं हूं कि उस दिन यही महिला थी या कोई और। तीन अन्य ने कहा, हैट तो लगभग वही है, कपड़े पहनने की शैली भी वही है, लेकिन उस दिन जो महिला वहां आई थी और जो इस समय सामने है उसमें निश्चित रूप से कुछ अंतर था। क्या? ये हमें समझ नहीं आ रहा है। दूसरी खास बात ये कि उस दिन हमें उस महिला की सिर्फ थोड़ी ही दिखी थी, इसलिए हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि यहाँ मौजूद महिला वही है। इस सुनवाई के दौरान श्रीमती क्वेल्डन भी वहां मौजूद थीं और ये उस हाल ही में हुई विधवा के लिए और भी दुखद था, इसलिए कि उनके पति की इस मामले में अच्छी खासी छिछालेदर हो गई थी। मतलब ये कि ये सारी दुनिया को पता चल गया कि क्वेल्डन साहब ने इश्क किसी और से किया और पारिवारिक धन संपत्ति के लालच में शादी आयरीन से कर ली। अदालत में गवाही के दौरान श्रीमती आयरीन क्वेल्डन ने एलिजाबेथ के प्रति ज्यादा कड़वाहट नहीं जताई। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे अपने पति की पहली सगाई का पता था, लेकिन चूंकि शादी के बाद मेरे पति अपने पूर्व मामले को खत्म कर चुके थे, इसलिए मैंने भी इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। हाँ, मुझे इसका कतई पता नहीं था कि एलिजाबेथ लोवेंथल ने मेरे पति को बदनाम करने की कोई साजिश रची थी। ये भी कि चूंकि जिस दिन मेरे पति की हत्या हुई थी उस दिन एलिजाबेथ कहाँ थी इसका मुझे पता नहीं, सो मैं उसे कैसे हत्यारिन कह दूं। लेकिन जिसने भी उनकी हत्या की है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लंबी सुनवाई के बाद मैजिस्ट्रेट को लगा कि एलिजाबेथ को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका सबसे प्रमुख कारण मैथीज व वेट्रेस के बयान थे। चारों की चारों ने ये कहा था कि जिसे हमने वहां देखा था, हालांकि उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन कोर्ट में मौजूद औरत वही थी, हम कह नहीं सकते। मैजिस्ट्रेट ने क्वेल्डन के नाम एलिजाबेथ के धमकी भरे पत्र भी देखे, जिसमें उसे बदनाम करने की बात तो लिखी गई थी, लेकिन और कुछ नहीं। मैजिस्ट्रेट ने इस धमकी को भी हत्या का आधार मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि या तो क्वेल्डन ने खुद ही अपने कप में मॉर्फिन डाल ली थी या हत्यारा कोई और है। उन्होंने एलिजाबेथ को इस हत्या के मामले से बरी कर दिया। कोर्ट से जब वह बाहर निकली तो एक खुश और स्वतंत्र इंसान के रूप में। अब लोगों ने इस मामले में पुलिस को गलत व्यक्ति को पकड़ लेने के लिए कोसना शुरू कर दिया था। वे हत्याकांड की गुत्थी न सुलझाने के लिए भी पुलिस विभाग को कोस रहे थे। अब चीफ ने लेडी मॉली से एक बार फिर से इस मामले की जांच करने को कहा। अखबारों में अभी भी बड़े हैट वाली रहस्यमयी औरत के बारे में खबरें आ रही थीं। ज्यादातर पुलिस की खिंचाई होती थी उसे न पकड़ पाने के लिए। एलिजाबेथ को छोड़े जाने के एक हफ्ते बाद मॉली दफ्तर के मेरे कमरे में आईं। उन्होंने कहा, मेरी खुशखबरी ये है कि चीफ ने इस मामले में मुझे जांच के लिए पूरी छूट दे दी है। अब आप क्या करने जा रही हैं? मैंने पूछा। अपनी उस बात को सही साबित करने कि क्वेल्डन की हत्या किसने की है, और इसके लिए हम क्वेल्डन के निवास लॉरवेरी हाउस फिर से जा रहे हैं। चलो मेरे साथ। उसी दोपहर 3 बजे मैं और मॉली फिट्जजेम्स एवेन्यू स्थित क्वेल्डन के निवास के लिए रवाना हो गए। चंद मिनटों में वहां पहुंच चुके थे।
घंटी बजाने के कुछ ही क्षणों बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला। हमें वहां देख उसका मुंह हैरत से खुला रह गया, लेकिन उसने हमें अंदर बैठने का इशारा किया। मॉली ने अपना कार्ड उसे दिया और कहा कि आयरीन से कहना कि हम कुछ देर बात करेंगी, बस और कुछ नहीं। 5-7 मिनट बाद आयरीन क्वेल्डन ड्राइंग रूम में हाजिर हुईं। उनके चेहरे पर भी हैरानी के भाव तो थे ही, शायद कुछ नाराजगी के भाव भी थे। लेकिन मॉली ने बड़ी शिष्टता से उनसे माफी मांगते हुए कहा, दरअसल श्रीमान क्वेल्डन की हत्या की गुत्थी न सुलझने से विभाग की काफी बदनामी हो रही है, इसलिए विभाग ने फिर से इस मामले की जांच करने का निर्णय किया है। मॉली कुछ क्षण चुप रहीं। वह आयरीन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में थीं, लेकिन वह खामोश रहीं तो मॉली ने कहा, आपकी क्या राय है? अब आयरीन ने जवाब दिया, मैं समझती हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ तक मेरा मामला है, मेरा ख्याल है मुझसे जिस सहयोग की अपेक्षा की गई थी, मैंने वह पूरा सहयोग दिया है। लेकिन मैं कोई लोहे की तो नहीं हूँ और कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाकर थक गई हूँ। अब मैं समझती हूँ कि मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है। मॉली ने कहा, इस मामले में आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन अब भी हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आयरीन ने पूछा। सिर्फ अपनी 2 नौकरानियों से मुझे फिर से बात करने की इजाज़त दे दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये ऐसे सवाल हैं जिनसे आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। पहले तो आयरीन के चेहरे पर ऊहापोह के भाव आए, फिर उन्होंने नौकरों को बुलाने वाली घंटी बजा दी। घंटी बजाते बजाते उन्होंने पूछा, आप मेरी किन नौकरानियों से बात करना चाहेंगी? तब तक उनका बावर्ची भी कमरे में आ गया था। मॉली ने कहा, सिर्फ आपकी खाना बनाने वाली महाराजिन और आपकी निजी सेविका। आयरीन ने बावर्ची से उन दोनों को बुला लाने को कहा। थोड़ी ही देर में वहां दोनों हाजिर थीं। आयरीन ने मॉली की ओर इशारा करते हुए दोनों से कहा, ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। ये पुलिस से हैं, इसलिए जो ये पूछें उसका सही सही जवाब देना। उनकी आवाज में कंपन स्पष्ट था। ये सुनकर दोनों के मुंह हैरत से खुल गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और मॉली की ओर देखने लगीं। मॉली ने कहा, मैं आप दोनों से जो पूछने जा रही हूँ वह बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैं तो बस शाम को कातिल को पकड़ने के लिए होने वाले ड्रामे में आपकी मदद चाहती हूँ। आज शाम हम मैथीज के वेट्रेस के सामने कुछ महिलाओं को बड़ी हैट पहनाएंगे। उस समय आपको भी मौजूद रहना होगा ताकि आप भी कुछ पहचान सकें। आप इसलिए रहेंगी कि आप दोनों ने घर में क्वेल्डन साहब को उस हैट वाली विदेशी औरत के साथ देखा था। दोनों ने पूछा, लेकिन मैडम हम इसमें क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, मॉली ने कहा, कि मैथीज की हेड वेट्रेस ने आज सुबह ही बड़े हैट वाली उस महिला को पहचान लिया है जिस पर क्वेल्डन की हत्या का आरोप है। ये सुनते ही सभी पर जैसे बिजली गिर गई। सभी स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण वहां खामोशी रही। फिर दोनों नौकरानियों ने कहा, अच्छा। मॉली ने जवाब दिया, लेकिन किसी को भी हम बिना पुख्ता सबूत के फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, इसलिए पुख्ता सबूत के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड के मेरे बॉस ने कहा है कि एक ही कदकाठी की महिलाओं को हैट पहनाकर शिनाख्त परेड कराई जाए ताकि एकदम सही व्यक्ति को ही पकड़ा जा सके और हेड वेट्रेस द्वारा पहचानी गई महिला की 100% शिनाख्त हो सके। अब आयरीन क्वेल्डन ने कहा, लेकिन इस तमाशे में मैं और मेरी नौकरानियां भाग नहीं लेंगी। हम पहले ही काफी दुखी हो चुके हैं, अब अपना और तमाशा नहीं बनवाना चाहते। मॉली ने जवाब दिया, श्रीमती आयरीन, हम इसे तमाशा नहीं कहते। हमारे पेशे में
किसी निर्दोष को सजा न हो, इसलिए हम ये परेड करा रहे हैं कि उन औरतों के बीच असली कातिल भी है और हम चाहते हैं कि असली कातिल ही पकड़ा जाए और हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यही इच्छा है। फिर श्रीमती आइरीन बोली, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि मेरे नौकर आपके तमाशे में शामिल नहीं होंगे। वह क्यों हों? लेकिन दोनों नौकरानियों की उत्सुकता जग गई थी। उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए मौली ने कहा, मेरा ख्याल है आप दोनों को बड़े हैट अच्छे लगते हैं। आप बड़े हैट पहनकर इस शिनाख्त परेड में शामिल होंगी। आइरीन ने फिर कहा, लेकिन मैं इन्हें जोकरों वाले हैट पहनने की इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन इस बीच एक नौकरानी बोल पड़ी, श्रीमती आइरीन, मेरे पास वो वाला हैट है जो आपने सिर्फ एक बार पहनकर फेंक दिया था। उसके फुनगे भी मैंने कूड़े के डब्बे से उठा लिए थे। मैं वह पहन लूंगी। ये सुनते ही आइरीन का चेहरा फक पड़ गया। वहां एक बार फिर से स्तब्धता छा गई। लेडी आइरीन ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैं नहीं जानती मेरी कि तुम क्या कह रही हो। मैं तो कभी भी बड़े हैट नहीं पहनती। नौकरानी ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तो उस हैट की बात कर रही हूँ जो आप सैंचेज की दुकान से खरीद कर लाई थी और उस एक फंक्शन में पहन कर गई थी। आइरीन का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। खुश्क जबान से उसने कहा, वह कौन सा दिन था? तुम क्या कहती जा रही हो? नौकरानी ने जवाब दिया, अरे उसी दिन जब आप संगीत के उस समारोह से लौटी थी और मैंने कपड़े बदलने में आपकी मदद की थी। तब आपने कहा था कि आप अब कभी बड़े हैट नहीं पहनेंगी क्योंकि ये काफी भारी था। अरे अब मुझे याद आया, उसी दिन तो श्रीमान क्वेल्डन की हत्या हुई थी और आपको संगीत समारोह से लौटने के बाद ये दुखद समाचार सुनने को मिला था। मौली ने कहा, हाँ ठीक है, वही हैट ले आओ, उससे काम चल जाएगा। जाओ, दोनों ही उसे ले आओ। ये सुनते ही दोनों नौकरानियां कमरे से बाहर चली गईं। अब कमरे में खामोशी पसरी हुई थी और हम तीन औरतें बैठी एक दूसरे को देख रही थीं। घड़ी की टिक टिक इस खामोशी को तोड़ रही थी। आइरीन ने पूछा, आप क्या करने जा रही हैं? मुझे उनके दिल की धड़कन तक शायद सुनाई पड़ रही थी। आप कुछ भी साबित नहीं कर सकती, मौली ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मेरा ख्याल है हम इसे साबित कर सकते हैं। आपके घर के सामने मैथीज की 2 वेट्रेस भी खड़ी हैं जिन्होंने उस औरत को उस दिन वहां देखा था। सैंचेज का वह सेल्समैन भी बाहर ही है जिसने आपको वह हैट बेचा था। आपने उसे वैसा ही हैट देने को कहा था जैसा आपने एलिजाबेथ लोवेंथल को पहने देखा था। उसे वैसा हैट तलाशने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। आपकी नौकरानी कह ही चुकी है कि आपने वह हैट सिर्फ एक ही बार पहना था, संगीत समारोह में जाने के नाम पर, और उसी दिन आपके पति की हत्या भी हुई थी। आइरीन ने कहा, तो क्या हुआ? लोग आपकी इस थ्योरी पर हंसेंगे। आप मुझ पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकती, मौली ने जवाब दिया। हम बिना बात किसी पर आरोप नहीं लगाते। वैसे भी अदालत में सच्ची बात की ही जीत होती है। आप क्या समझती हैं कि जब कोर्ट ने एलिजाबेथ को छोड़ दिया था तब से हम चुप बैठे थे? हमने एक एक बात की बारीकी से जांच की है। हमें ये पता है कि आप क्वेल्डन और एलिजाबेथ की सगाई के विषय में जानती थीं और आपने श्रीमती स्टेनबर्ग से ये बात छुपाने की पूरी कोशिश की, इसलिए कि आप जानती थीं कि अगर उन्हें इसका पता चल जाएगा तो वह क्वेल्डन के नाम से बनाई गई अपनी वसीयत रद्द कर देंगी। आपने अपनी एक नौकरानी भी इसलिए हटाई कि कहीं बातों बातों में वह गलती से ये राज श्रीमती स्टाइनबर्ग के सामने न खोल दे, मौली ने कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि श्रीमती स्टाइनबर्ग ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर उनके पहले उनके उत्तराधिकारी यानी कि क्वेल्डन की मौत हो जाए
तो ये सारी धन संपत्ति उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी। आपने एलिजाबेथ द्वारा क्वेल्डन को बदनाम करने की धमकी सुन ली थी। आपको लगा कि कहीं इस बात से नाराज होकर श्रीमती स्टाइनबर्ग अपनी वसीयत बदल न दें। अगर आपको मौका मिला होता तो शायद आप स्टाइनबर्ग की ही हत्या कर देती। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हत्या करने के बाद उस मामले में पहला शक आप पर जाता। अब अपने पति की हत्या करके आप लाखों की संपत्ति की अकेली वारिस हो गई हैं। मॉली ने कहना जारी रखा, और हम इसे अब साबित भी कर सकते हैं। हमने हैट खरीदने से लेकर उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पहनने तक के सारे तार जोड़ लिए हैं। अचानक आइरीन की छत फाड़ हंसी ने हमें चौंका दिया। उसने कहा, मैं कानून को अपने हाथ में लेना जानती हूँ, कानून के हाथ में पड़ना नहीं चाहती। ये कहते कहते उसने एक कैप्सूल जैसी चीज मुंह में सरका ली। पहले एक क्षण तो हम कुछ समझ नहीं सके। फिर मॉली ने उसकी ओर लपकते हुए कहा, मेरी, बाहर ही डॉक्टर खड़े हैं, उन्हें फौरन बुलाओ। मैं लपक कर बाहर गई। अगले ही क्षण डॉक्टर और पुलिस विभाग के कई लोग कमरे के अंदर थे, जहां आइरीन मॉली की बाहों में झूल रही थी। लेकिन उसने साइनाइड वाला कैप्सूल खा लिया था। डॉक्टर टाउनसन ने जांचने से पहले ही कह दिया कि वह मर गई है। अपने पति के कारोबार में हाथ बटाने के कारण लगता था कि आइरीन को जहर के बारे में काफी कुछ पता था। तभी उसने अपने पति को मारने जैसा अपराध करने के बाद ही ये कैप्सूल अपने पास रख लिया था, ताकि पकड़े जाने पर वह कानून के हाथ न आ सके, जैसा कि उसने कहा भी था। वक्त के साथ लोग बड़े हैट वाली औरत का किस्सा भूल चुके थे। सही भी है। आखिर इस दुनिया में वक्त इतनी तेजी से बदलता है और रोज इतनी नई घटनाएं होती हैं कि कौन पिछली बातें याद रखता है। लेकिन मॉली ने ये पता कैसे लगाया कि असली हत्यारा कौन है? मॉली ने बताया, जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला कि इस वसीयत में सबसे ज्यादा फायदा आइरीन को ही होना था। दूसरे, मैंने ये भी पता लगा लिया था कि आइरीन काफी महत्वाकांक्षी महिला थी और बहुत लालची भी। उसने माँ क्वेल्डन से शादी भी सिर्फ इसलिए की थी कि वह एक धनी व्यक्ति था। हालांकि आइरीन भी शाही परिवार से थी, लेकिन उसके परिवार का वैभव अब खत्म हो चुका था और आइरीन को पैसे की बेहद चाहत थी। उसने पति को मारने में इसलिए भी जल्दबाजी की क्योंकि वह एलिजाबेथ की धमकी से डर गई थी। उसे लगा अगर उसकी बातों से स्टाइनबर्ग ने अपनी वसीयत बदल दी तो उसे शायद एक तंगहाल जीवन बिताना पड़ेगा, जो उसे बर्दाश्त नहीं था। मैंने पूछा, आपको पहली बार उस पर शक कब और कैसे हुआ? मॉली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस बड़े हैट के कारण। हैट के कारण? दरअसल अगर आइरीन इतना बड़ा हैट पहनकर मैथीज में नहीं जाती तो शायद उस पर सभी का इतना ध्यान नहीं जाता। उसने एलिजाबेथ पर आरोप लगाने या उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ही इतना बड़ा हैट पहना था। इस बड़े हैट का उसे बस एक ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये हुआ कि उससे उसका चेहरा ढक गया था और सिर्फ थोड़ी ही सभी को नजर आई थी। वेट्रेस ने जब ये बताया था कि उन्हें सिर्फ उस औरत की ठोड़ी ही नजर आई थी, तभी मैं समझ गई थी कि उस हैट को पहनने वाली औरत छोटे कद की थी, एलिजाबेथ सी लंबी महिला नहीं। और इस बात का सिर्फ मैं ही इसलिए अंदाजा लगा पाई कि मैं खुद एक औरत हूँ। बाकी मेरे पुरुष साथी पुरुष होने के नाते ये नहीं सोच सके। कितना आसान मामला था ये? शायद नहीं, लेकिन मॉली ने इसे आसान बना दिया था। श्रोताओं,
अभी आप सुन रहे थे बैरोनेस ऑग्जी की लिखी कहानी बड़े हैट वाली औरत। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।